कभी सोचा है कि हम डरते क्यों हैं? क्या डर हमारे अंदर पैदाइशी होता है या फिर इसे हम अपनी जिंदगी में सीखते हैं? चलिए आज डर के विज्ञान की इसी दुनिया में चलते हैं और जानते हैं कि कैसे लिटिल एल्बर्ट नाम के एक छोटे से बच्चे पर हुए एक एक्सपेरिमेंट ने हमारी इस समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये पूरा सफर शुरू होता है एक बहुत ही सीधे लेकिन बेहद गहरे सवाल से। अगर डर सिखाया जा सकता है तो क्या उसे भुलाया भी जा सकता है? यही वो सवाल था जिसने 20वीं सदी की शुरुआत में साइकोलॉजिस्ट को बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया था। और फिर साल 1920 में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की। इसमें एक 9 महीने का बच्चा शामिल था और इसके नतीजों ने साइकोलॉजी की दुनिया में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। अब ये समझने के लिए कि ये एक्सपेरिमेंट इतना बड़ा क्यों माना जाता है, हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। उस वक्त के साइंटिफिक माहौल को देखना होगा। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि एक बड़ी सोच का नतीजा था। ये टाइमलाइन देखिए, इससे साफ पता चलता है कि लिटिल एल्बर्ट वाला एक्सपेरिमेंट कोई अकेली घटना नहीं थी। इसकी नींव रखी थी इवान पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग पर किए गए काम ने और जॉन बी वॉटसन के व्यवहारवाद ने। मतलब पावलोव ने कुत्तों को घंटी की आवाज पर ला टपकाना सिखाया और वॉटसन ने सोचा, अरे क्या हम इंसानों को भी भावनाएं महसूस करना सिखा सकते हैं? तो ये व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म आखिर था क्या? इसे ऐसे समझिए, ये साइकोलॉजी को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका था। मन के अंदर चल रहे विचारों और भावनाओं पर ध्यान देने के बजाय व्यवहारवादियों का मानना था कि हमें सिर्फ उन व्यवहारों की स्टडी करनी चाहिए जिन्हें हम अपनी आंखों से देख और नाप सकते हैं। चलिए अब सीधे उस एक्सपेरिमेंट पर आते हैं जिसने ये सब कुछ शुरू किया और साइकोलॉजी की दुनिया में जैसे तहलका मचा दिया। जरा सोचिए, 9 महीने का एक बच्चा जिसका नाम था एल्बर्ट, एक सफेद चूहे के साथ आराम से खेल रहा है। उसे कोई डर नहीं। अचानक एक लोहे की रॉड पर जोर से हथौड़ा मारने की तेज डरावनी आवाज गूंजती है और यह बार बार होता है। जब भी चूहा आता, साथ में वो डरावनी आवाज आती। जल्द ही सिर्फ चूहे को देखकर ही बच्चा बुरी तरह डरने लगता है। बस यही था लिटिल एल्बर्ट का एक्सपेरिमेंट। इस कंडीशनिंग का असर कितना गहरा था, ये वॉटसन और रेनर के अपने शब्दों से ही पता चलता है। उन्होंने लिखा, जैसे ही चूहा दिखाया गया, बच्चा रोने लगा और इतनी तेजी से दूर रेंगने लगा कि उसे मेज के किनारे तक पहुंचने से पहले मुश्किल से पकड़ा जा सका। और बात यही खत्म नहीं हुई। ये डर तो फैलता गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने से लहरें फैलती हैं। जल्द ही एल्बर्ट सिर्फ उस सफेद चूहे से नहीं, बल्कि हर रोएदार चीज से डरने लगा। खरगोश से, कुत्ते से, यहां तक कि सांता क्लॉज के मुखौटे से भी। लिटिल एल्बर्ट के एक्सपेरिमेंट ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर डर इतनी आसानी से सिखाया जा सकता है, तो क्या उसे भुलाया भी जा सकता है? तो लिटिल एल्बर्ट की कहानी भले ही दुखद हो, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। कुछ ही साल बाद लिटिल पीटर नाम के एक और बच्चे पर हुआ काम ये दिखाता है कि डर पर काबू पाया जा सकता है। ये कहानी में एक जबरदस्त मोड़ था। पहली बार किसी ने ये दिखाया कि डर को सिर्फ बनाया ही नहीं जा सकता, बल्कि उसका इलाज भी मुमकिन है। मैरी कवर जोन्स के इस काम ने बिहेवियर थेरेपी यानी व्यवहार थेरेपी की नींव रखी, जिसने तब से लेकर आज तक न जाने कितने लोगों को उनके डर पर काबू पाने में मदद की है। अब ये एक्सपेरिमेंट साइंटिफिकली तो एक बड़ी कामयाबी माना गया, लेकिन ये बिना खामियों के नहीं था। असल में इसने कुछ ऐसे गंभीर नैतिक सवाल उठाए जिन पर आज भी बहस होती है। और मजे की बात देखिए, वॉटसन और रेनर का इरादा एल्बर्ट को हमेशा डरा हुआ छोड़ने का था ही नहीं। असल में उनका प्लान उसे डीकंडीशन करने का था, यानी उसके मन से इस नए सिखाए गए डर को निकालने का था। पर ऐसा हो नहीं पाया। इससे पहले कि वो एक्सपेरिमेंट का असर खत्म कर पाते, एल्बर्ट और उसकी मां वहां से चले गए और वो बच्चा अपने डर के साथ ही रह गया। ये एक ऐसी नाकामी थी जिसने इस स्टडी की विरासत पर हमेशा के लिए एक सवालिया निशान लगा दिया। और यहीं पर लिटिल एल्बर्ट की कहानी हमें एक मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि ज्ञान की तलाश में हम कितना आगे जा सकते हैं। क्या मकसद कभी भी तरीकों को सही ठहरा सकता है? तो इतने सालों में लिटिल एल्बर्ट स्टडी की बहुत आलोचना हुई है। सबसे बड़ी थी नैतिक चूक, बिना सहमति के एक बच्चे को डराना और फिर उसके डर को दूर ना कर पाना। वैज्ञानिक तौर पर भी इसमें कमियां थीं, जैसे कि सिर्फ एक ही बच्चे पर एक्सपेरिमेंट करना, कोई कंट्रोल ग्रुप ना होना, और कुछ लोगों ने कहा कि ये तो इंसानी भावनाओं को बहुत ही सरल बनाकर देखने जैसा है। और इस पूरी कहानी को और भी रहस्यमयी ये बात बनाती है कि हम आज तक पक्के तौर पर ये भी नहीं जानते कि लिटिल एल्बर्ट आखिर था कौन।
समय के साथ दो नाम सामने आए हैं, लेकिन उसकी असली पहचान आज भी एक पहेली ही है। तो इतनी सारी खामियों और विवादों के बावजूद लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसने डर पर रिसर्च की एक ऐसी लहर शुरू की जो आज भी जारी है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि डर को समझने का हमारा सफर कैसे आगे बढ़ा है। वॉटसन के शुरुआती काम से लेकर हमारे दिमाग में अमिगडाला नाम के हिस्से की खोज तक, जो डर का सेंटर है, और फिर एक्सपोजर थेरेपी जैसी तकनीकों के विकास तक, हमने वाकई एक लंबा सफर तय किया है। सोचिए, वॉटसन के टाइम में डर को समझना बहुत सीधा साधा काम था। रिसर्चर्स बस लोगों को देखते थे और जो उन्हें दिखता था वो लिख लेते थे। जाहिर है, इस तरीके में गलतियों की बहुत गुंजाइश थी। और आज हमारे पास एफएमआरआई जैसी कमाल की टेक्नोलॉजी है, जो हमें असल में रियल टाइम में दिमाग के अंदर डर के रास्ते को एक्टिवेट होते हुए देखने देती है। ये एक जबरदस्त छलांग है, जिसने हमें इंसानी भावनाओं को समझने की एक नई खिड़की दी है। तो आखिर में लिटिल एल्बर्ट की विरासत क्या है? देखिए, ये कहानी थोड़ी पेचीदा है। एक तरफ ये एक सबक है जो हमें वैज्ञानिक रिसर्च में नैतिकता की अहमियत याद दिलाता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये तरक्की की कहानी भी है, जो दिखाती है कि एक गलत शुरुआत से भी हम कितना कुछ सीख कर इंसान के मन को समझने में कितना आगे आ गए हैं। लिटिल एल्बर्ट से लेकर एफएमआरआई तक डर के विज्ञान ने एक लंबा सफर तय किया है। हमने सीखा है कि डर को सिखाया जा सकता है, उसे भुलाया जा सकता है और यहाँ तक कि दिमाग के अंदर देखा भी जा सकता है। लेकिन शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि डर सिर्फ एक फिजिकल रिएक्शन नहीं है, ये एक कहानी भी है। एक कहानी जो हम दुनिया के बारे में खुद को सुनाते हैं, और शायद उन कहानियों को समझकर ही हम अपने डर को समझना शुरू कर सकते हैं और आखिर में खुद को।